नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बदायूं में जीपीएस की गलत लोकेशन के चलते 3 लोगों की मौत मामले में एक्शन हुआ है। जिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार दातागंज में 4 इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में सहायक इंजीनियर मोहम्मद आरिफ और अभिषेक कुमार, अबर अजय गंगवार और महाराज सिंह समेत एक अज्ञात पर एफआईआर हुई। जिलाधिकारी ने लेटर जारी करके कहा कि दीवाल साइन बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी बदायूं पीडब्ल्यूडी की थी, जिसमें उन्होंने बड़ी लापरवाही बरती है। आपको बता दें कि जीपीएस पर लोकेशन सेट कर कार सवार जा रहे लोग इस अधूरे फ्लाईओवर पर चढ़ गए थे, जिसके बाद उनकी कार नीचे गिर गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद सवाल यही उठ रहा था कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। तो अब जिलाधिकारी ने कार्रवाई की है और कहा है कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी थी इस पर साइन बोर्ड लगाने की, जो कि नहीं लगा था। इसमें उन्होंने बड़ी लापरवाही बरती है। अब 4 इंजीनियर्स पर केस दर्ज किया गया है। क्यों नहीं लगाया गया बैरिकेडिंग? क्यों नहीं लगाया गया? क्यों रहे हैं आप बात करने से? आप बच क्यों रहे हैं? 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? कौन है जिम्मेदार? कौन है 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार? साहब ने बुलाया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी आपने बैरिकेडिंग क्यों नहीं कराई गई? एक एफआईआर दर्ज हुई है 3 अभियंताओं पे। कहाँ बात कर रहे हैं आप तो भाग रहे हैं। आप तो भाग रहे हैं। 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई उसकी? सब दीवार बनी थी, दीवार को तोड़ा गया है, दीवार को तोड़ के वहाँ से निकल गया। अब क्या करेंगे? सुनिए, आप एक मिनट सुनिए, आप उसमें नहीं कोई बात नहीं, फोन रख दीजिए। एक मिनट मैं आपसे सुनिए, ये जिन लोगों ने तोड़ा है आप उसकी रिपोर्ट देंगे। आप उस एक मिनट रुको। किन लोगों ने? एक मिनट जिन 3 लोग जो खत्म हुए हैं उसमें आप अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या वहाँ पर स्टेप लगाएंगे? क्या बंद करेंगे? वो सुरक्षात्मक कार्य हो रहा है। नहीं, किसने तोड़ दी वो बैरिकेड जो आप बता रहे हैं? यार वहाँ काम चल रहा है। वो डीएम साहब ने निर्देश किया, उसी के क्रम में बुलाया उन्होंने। एक पत्र जो जारी किया है डीएम साहब ने, उसके लिए आप वो अग्रिम कार्रवाई करने जा रहे हैं? वो बुलाया अभी उसी के लिए। अच्छा, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके लिए आप क्या करेंगे? अग्रिम क्या करेंगे? अब देखिए, डीएम साहब जैसा निर्देश कहेंगे हम उस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। वो ब्लॉक हो गया था और ब्लॉक होने के बाद वो गंगा नदी में कट गया था। उसके बाद 3 लोगों की कल मौत हुई है। उस पर बदायूं की जो एक्सीएन है वो अभी बात करने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने जवाब दिया है। डीएम ने इस पर एक पत्र जारी किया है और साफ कहा है इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल नायब तहसीलदार दातागंज की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 4 अभियंताओं का नाम सामने है। वहीं अब इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए एक्सीएन जो है अभी यहां से निकल रहे हैं और मौके पर जा रहे हैं। बदायूं से चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18। बरेली में जीपीएस की मदद से चल रही एक कार पुल से सीधा नदी में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह गलत जीपीएस नेविगेशन बताया जा रहा है और साथ ही प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल रामगंगा नदी पर बदायूं से दातागंज और फरीदपुर को जोड़ने वाला एक पुल है। ये पुल बन चुका था, लेकिन रामगंगा नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और पुल के आसपास की मिट्टी कट गई, जिससे पुल का एक हिस्सा नदी के साथ कट गया था। ऐसे में नेविगेशन के जरिए चल रही कार पुल से सीधे नीचे गिर गई और 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल ख़त्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। अक्सर हम सुनते हैं कि गूगल मैप्स ने या जीपीएस ने गलत रास्ता दिखाया है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गूगल मैप्स की मदद से अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अजीत उर्फ विवेक, नितिन और उनके साथी अमित की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गूगल मैप से रास्ता देखकर ये लोग कार से जा रहे थे, लेकिन पुल का हिस्सा टूटा हुआ था। कार में बैठे लोग निश्चिंत थे कि वो सही रास्ते जा रहे हैं, लेकिन पुल टूटा हुआ था और वो कार नीचे गिर गई। परिवार वालों ने बताया कि सुबह लगभग 6 बजे उनकी अजीत से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि कुछ देर में वह फरीदपुर पहुंचने वाले हैं।
जब काफी देर होने लगी तो परिवार वालों ने उनको फोन लगाया, पर फोन बंद आ रहा था। कुछ घंटे बाद उनकी फोन से एक कॉल आई और बताया गया कि तीनों की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुल लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर था और पल भर में तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार रामगंगा नदी में जा गिरी। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब ऐसी खबरें आती हैं कि नेविगेशन ने सही रास्ता नहीं बताया, लेकिन इस बार हादसे तक पहुंच गई और 3 लोगों की जान चली गई। इसके कारण अजीत उर्फ विवेक, नितिन और उनके साथी अमित की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ के दिल्ली देहरादून मार्ग पर एक दूल्हे के अजीबोगरीब कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दूल्हे के गले में पड़ी नोटों की माला से पिकअप ड्राइवर ने एक नोट चोरी कर लिया, जिसके बाद में आरोपी ड्राइवर पिकअप में बैठकर हाईवे पर चलने लगा। लेकिन दूल्हा भी कम नहीं था। दूल्हा विवाह कार्यक्रम छोड़कर पिकअप पर लटक गया और फिर चोर को पकड़ा और पीटकर नोट भी वापस ले लिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक दूल्हे के अजीबोगरीब कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। दूल्हे के गले में पड़ी नोटों की माला से पिकअप ड्राइवर ने एक नोट चोरी कर लिया, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर पिकअप में बैठकर हाईवे पर चलने लगा। लेकिन दूल्हा भी कम नहीं था। दूल्हा विवाह कार्यक्रम छोड़कर पिकअप पर लटक गया और फिर चोर को पकड़ा और पीटकर नोट भी वसूल कर लिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। घटना मेरठ के डोंगरावली गांव की है। जानकारी के मुताबिक दूल्हा जब मंदिर जा रहा था तभी उसकी गले से नोटों की माला को खींच लिया गया। जब तक दूल्हा कुछ समझ पाता, युवक मौके से भाग निकला। इसे देख दूल्हे को इतना गुस्सा आया, शादी की रस्मों को छोड़कर दूल्हा चोर के पीछे भागने लगा। देखिए किस तरह से दूल्हा नोट चुराने वाले चोर का पीछा कर रहा है। दूल्हे ने न आओ देखा न ताओ और सीधे नोट चुराने वाले चोर से जा भिड़ा। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले दूल्हे राजा गाड़ी पर लटक गए और आखिरकार उसने लोडर रुकवाकर अपने पैसे वापस ले लिए। जिसने भी इस वीडियो को देखा, दूल्हे राजा की फुर्ती देखकर हर कोई हैरान हो गया। ये वीडियो देखकर सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि ये हैं असली दूल्हे राजा। टीम न्यूज़ 18। मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ। हाईकोर्ट में केस वापसी की अर्जी मंजूर। याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई गई थी। अवधेश प्रसाद के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। तो अब मिल्कीपुर में चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल मामला हाईकोर्ट में था, जिसके चलते यहां पर चुनाव को अनाउंस नहीं किया गया था चुनाव आयोग द्वारा, और अब केस वापसी की अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। अवधेश प्रसाद के खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद अब वहां पर चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। तो बड़ा अपडेट, ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। ऋषभ मणि, जब चुनाव अनाउंस हुए थे तो याचिका तो उसी वक्त फाइल कर दी गई थी, लेकिन अब अपडेट ये है कि इसको मंजूर कर लिया गया है, यानी अब मिल्कीपुर में भी जल्द चुनाव हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल सही है कि मिल्कीपुर विधानसभा में अब उपचुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। 2022 में जब अवधेश प्रसाद उस सीट पर जीते थे, बाबा गोरखनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको हराया था, उसके बाद उन्होंने याचिका दाखिल की थी, उनके चुनाव को चुनौती दी थी। लेकिन अभी जैसे उपचुनाव 9 सीटों पे अनाउंस हुआ था और मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव अनाउंस नहीं हो पाया था, उसकी वजह वही चुनाव याचिका मानी गई थी जो बाबा गोरखनाथ की ओर से दाखिल की गई थी। हालांकि तुरंत ही उन्होंने अपनी ओर से उस वक्त की अपनी चुनाव याचिका वापस लेने की अर्जी दाखिल कर दी थी। आज उसके ऊपर फैसला आ गया है, उनकी वो अर्जी स्वीकार कर ली गई है। तो अब ये जैसे ही हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा इस ऑफिशियल अपने चैनल से, इसके बाद आगे की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि अब मिल्कीपुर विधानसभा में
जो विधानसभा का उपचुनाव है उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बिल्कुल। ऋषभ, अगर बात करें मिल्कीपुर की तो उससे लेकर सियासत भी खूब हुई और जैसे ही लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट से जीत दर्ज की, उसके बाद एक बड़ा नाक का सवाल अयोध्या बन गया। बार बार बीजेपी पर प्रहार करने का एक मौका मिल गया और ऐसे में जब मिल्कीपुर उपचुनाव था तो वो भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न दोनों ही पार्टियों के लिए रहा और जब चुनाव टले तब भी इस पर सियासत गर्म हुई। लेकिन अब एक बार फिर से चुनाव होगा, फिर सियासत उबलेगी अयोध्या को लेकर। देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा का जो 2022 में भी चुनाव हुआ था वो तब भी बहुत चर्चित चुनाव नहीं था। चर्चा में तब आया जब मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक जो थे अवधेश प्रसाद, उनको अयोध्या से लोकसभा का टिकट दिया गया और उन्होंने विजय भी हासिल की समाजवादी पार्टी से। अयोध्या सीट सामान्य सीट है जबकि अवधेश प्रसाद शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने हिम्मत दिखाई थी कि एक सामान्य सीट पे उन्होंने शेड्यूल कास्ट रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है अवधेश प्रसाद, उनको टिकट दिया था और अवधेश प्रसाद ने उस पर जीत हासिल की, भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को हराया। अयोध्या में चूंकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका था, हर तरफ माहौल राममय बना हुआ था, ऐसे माहौल में जब एक बिल्कुल और अब जो तमाम अड़चने हैं वो खत्म हो गई हैं। अब जल्द ही मिल्कीपुर में चुनाव का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए ऋषभ मणि। जरा सोचिए, नटवरलाल गैंग किसी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश कर रही हो लेकिन कॉल लग जाए असली पुलिस वाले को। क्राइम ब्रांच के अधिकारी को ठग का कॉल आया, फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। पुलिस का गेटअप, थाने का सेटअप, पुलिस अफसर को कॉल, ठग के उड़े होश। वीडियो कॉल पर असली नकली पुलिस सामने, असली पुलिस वालों को देख नकली पुलिस गायब। मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूं और अब ये लोग जो कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, ये सब मैंने मीडिया को बता दिया है और आप ये लोग। नटवरलाल बोले पूरे फंसे रे बाबा और ठग हुआ 9-2-11। लाइट की लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आज हम आपको ठगी की रियल मूवी दिखाएंगे जिसमें ना तो डॉक्टर को कॉल किया गया ना ही इंजीनियर को ठगा गया, बल्कि यहाँ तो ठग जो पुलिस के गेटअप में था उसने सीधे इंदौर क्राइम ब्रांच के एडीसीपी को कॉल लगा दिया। बस फिर क्या हुआ सुनिए। हेलो जी जी, वो मेरे नाम से कोई कॉल आया था कि कंप्लेंट हुई है, एफआईआर हुई है, क्रेडिट कार्ड यूज किया गया है। खुद असली पुलिस वाले नकली पुलिस यानी ठग का कॉल सुनकर हंस भी रहे थे। वीडियो कॉल ऑन होते ही वर्दी पहने नकली पुलिस के सामने असली पुलिस थी। ऐसे में तो ठग की बोलती ही बंद हो गई। शायद सोच में पड़ गया कि ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। देखिए कैसे डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, पीछे का सेटअप थाने का और नटवरलाल पुलिस की वर्दी में। लेकिन इसे तब शॉक लगा जब इसे ये पता चला कि उसकी कॉल असली पुलिस वालों को लग गई है। तो जनाब अपना चेहरा ही छिपाते रहे। मजाल थी कि चेहरा दिखा देते। गलत कर रहे, चेहरा दिखा दे यार, चेहरा दिखा दे रहा, दिखा दो। महाराष्ट्र पुलिस, ओए फर्जी महाराज, दिखा जल्दी से। बार बार इनको कहा गया कि चेहरा तो दिखाइए। ठग ने हामी भरी लेकिन चेहरा नहीं दिखाया। फिर 9-2-11 हो गया। दरअसल इंदौर के क्राइम ब्रांच के एडीसीपी राजेश दंडोतिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी उनको कॉल आया, यानी डिजिटल अरेस्ट की ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर असली पुलिस अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। क्रेडिट कार्ड फर्जीवाड़े के नाम पर डराया धमकाया गया। लेकिन इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा, ये साइबर फ्रॉड के इस शातिर खिलाड़ी ने नहीं सोचा होगा। पीछे आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में, वो पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग उसमें ट्रैप हो जाए और आप लोग बिल्कुल पूरा इस तरीके से साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए और आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल पुलिस है और आपको उनको, जैसे कि अगर मैं और आगे कंटिन्यू करता
वीडियो कॉल में थे, मुझे नोटिस भेजते CBI का, ED का, या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नोटिस भेजते, वारंट भेजते और कहीं ना कहीं FIR का बताते मुझे, तो निश्चित रूप से ये और आगे इस तरह की बात करते, पर चूंकि मैं खुद ही यूनिफॉर्म में था तो वो लोगों ने फोन कर दिया। अक्सर ऐसे ही डराकर धमकाकर पुलिस के गेटअप में गैंग शिकार को फंसाती है, ये कहकर कि पुलिस के अधिकारी से बात कीजिए। ये लाइव तस्वीरें आपको खबरदार कर रही हैं कि आपको डरना नहीं है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने वाला है, जिसे लेकर हरिद्वार में साधु संत भी तैयारियां कर रहे हैं। कैसी है संतों की तैयारी, आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से पहले धर्मनगरी हरिद्वार के अखाड़ों में साधु संतों को महामंडलेश्वर बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सनातन संस्कृति में साधु संतों को बहुत आदर और सम्मान दिया जाता है। साधु संतों के पदों में महामंडलेश्वर का पद महत्वपूर्ण होता है और किसी अखाड़े के महामंडलेश्वर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को बेहतर जीवन जीने की सीख देते हैं। इसलिए अखाड़े के विद्वान और पात्र सन्यासी को ही महामंडलेश्वर पद पर आसीन होते हैं। सबसे पहले विद्वता कैसी है वो देखी जाती है, व्यवहार कैसा है वो देखा जाता है, उनका चरित्र कैसा है वो देखा जाता है। जब इन सब चीज़ों में वो निपुण होते हैं तो वो फिर अखाड़े उनको महामंडलेश्वर पद से अभिषिक्त करते हैं। किसी भी आश्रम के महंत, कथावाचक या दूसरे सन्यासी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए उनका पटाभिषेक किया जाता है, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को बुलाया जाता है और इस दौरान महामंडलेश्वर बनने जा रहे संत के अनुयायी भी मौजूद रहते हैं, जिसके बाद संत की चादरपोशी कर उसे महामंडलेश्वर घोषित कर दिया जाता है। तो महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के सानिध्य में ही बनेगा। उसका पंच परमेश्वर अध्यक्ष रहते हैं और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर भी समक्ष रहते हैं और उनको फिर चादर दी जाती है और इसके साथ साथ 13 अखाड़ों की भी चादर होती है। महामंडलेश्वर धर्म का प्रचार प्रसार तो करते ही हैं, साथ ही कुंभ मेलों में शाही स्नान के दौरान महामंडलेश्वर भव्य रथों पर सवार होकर निकलते हैं और जिस अखाड़े के पास जितने ज्यादा अनुयायी वाले महामंडलेश्वर होते हैं, उनकी शाही सवारियां उतनी ही भव्य और शानदार होती हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।